अब जो पूसा की वैरायटीज है मूंग की, जी उसमें जैसे कि अभी पूसा विशाल एक वैरायटी है, जी फिर पूसा 1371 है एक नई वैरायटी है, फिर जी पूसा एक 1431 है। जी ये अभी लास्ट ईयर ही रिलीज हुई है। जी। तो ये तीन वैरायटी जो ऐसी पूसा की हमारे पूसा संस्थान द्वारा निकाली गई है। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10-10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। श्री ज्ञान प्रकाश जी साढ़े नाल मौजूद है। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। सर, आपने पहले तो समय निकाला हमारे लिए। हम मूंग के ऊपर बड़ी लंबी चर्चा करने वाले हैं। बीज कितना पाइए, सीड ट्रीटमेंट की करिए, किन्ने दिनों की वैरायटी है, सट्ठी किहड़ी हुंदी आ, जां इस तो इलावा फलियां किवें आउणगीਆਂ, की कंबाइन नाल वड्डी जाऊगी, झाड़ किन्ना गा, खादां किहड़ियां पाउणीਆਂ ने, बीमारियां किहड़ियां आउंदियां ने, पीला रुतबा आउंदा तां किवें हल करिए। समस्यावां सारियां हुंदियां ने, पहचान भी आपां नूं हुंदी आ, अंदाजा भी आपां नूं हुंदा भी बीमारी हुंदी आ, पर साडी जिहड़ी जानकारी ते साडे जिहड़े समस्यावां दे हल लई बाणीए बैठे ने, उन्हां नूं मैं गलत नहीं कहंदा हैगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे ने, पर तुसीं अपना काम नहीं कर रहे हैगे। तुसीं अगाऊं सुचेत नहीं हुंदे हैगे, तुहानूं प्रॉब्लम बारे नहीं पता लगदा, हल तुहानूं पता होना चाहिदा। जे समस्या तुहानूं दिख जांदी है कुछ परसेंट, थोड़ा वेट करके उहनूं हल करन लई चल पैना चाहिदा। पर तुसीं किसे तो इन्फॉर्मेशन लै रहे हो, तुहानूं इन्फॉर्मेशन नहीं, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੀਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 500-400 ਕਿਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਮਪੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ 25 ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੂੰਗ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੇ किसान ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾइट पावांगे। आज सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। दोबारा से आपको सत श्री अकाल बुला रहा हूँ कि मूंग के बारे में चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं कि मूंग में बड़ी बड़ी फलियां दिखा दी जाती हैं लिफाफे में, अलग अलग नाम रख के प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। उनका काम है करें, क्योंकि फार्मर ज़्यादा है, सीड ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो इंस्टीट्यूशन में कभी उतना सीड कई शायद बार नहीं बनता है। तो जो वैरायटीज इंस्टीट्यूशन ने सबसे पहले दी हैं और ज़्यादा जील्ड वाली दी हैं, वो फार्मर पहले तो कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं जी। अब जो पूसा की वैरायटीज है मूंग की, उसमें जैसे कि अभी पूसा विशाल एक वैरायटी है जी, फिर पूसा 1371 है एक नई वैरायटी है, जी, फिर पूसा एक 1431 है। जी, ये अभी लास्ट ईयर ही रिलीज हुई है। जी, तो ये तीन वैरायटी जो ऐसी पूसा की हमारे पूसा संस्थान द्वारा निकाली गई है, जी, इसका बीज आप हमारे पूसा संस्थान से ले सकते हैं। जी, इसके लिए जो हमारा SPU है, सीड प्रोडक्शन यूनिट, जी, वहाँ पर आप ले सकते हैं। और जब हमारा पूसा किसान मेला चलता है, जी, उस समय हम इस वैरायटी को मेले में भी बेचते हैं। तो जी, इन वैरायटी को अगर लेना है तो अगर वैसे है तो मार्च में आपको मिलेगी, मार्च या उसके बाद भी। जी, तो हमारे SPU सीड प्रोडक्शन यूनिट में बीज उत्पादन इकाई भी बोलते हैं, जी, वहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी सब हमारे वेबसाइट पर उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। जी। सर, ये मूंगी काफ़ी प्रचलित है पहले से हाँ, किसानों में। ये ऐसा है कि ये वैरायटी 2017-18 में रिलीज हुई थी। जी, वैसे तो रिलीज हुई थी ये हिल जोन के लिए, जी, लेकिन बाद में ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी चल रही है। जी, इसका बीज की डिमांड भी बहुत रहती है। हम जितना जी, भी प्रोड्यूस करते हैं पूरा मार्च में बिक जाता है। जी, तो एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अभी जैसे विशाल थी, उस विशाल में थोड़ी सी बीमारी आने लगी पूसा विशाल में। जी, तो उसके बाद ये एक रिप्लेसमेंट जैसी वैरायटी चल रही है और ये जी, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करती जी, है। और ये दोनों सीजन में बढ़िया चलती है। आप इसको समर में भी लगाइए, मतलब ग्रीष्मकालीन मूंग में भी अच्छा काम जी। करती है, और खरीफ मूंग में भी तो अच्छा करती है। मतलब आप मार्च से लेके मई तक भी लगा सकते हैं जी, और जून वाले टाइम पीरियड में में भी भी लगा इसको सकते लगा हैं। सकते हैं। 2 सीजन बनते हैं इसके, एक वर्षा वाला, एक खुश्क मौसम वाला। दोनों में थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का भी डिफरेंस रह जाता है, 10-15 दिन कम ज़्यादा हो जाते हैं। सीड रेट का क्या रखें फार्मर? ओके, जैसे कि जब आप खरीफ में लगाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय हम सीड रेट को थोड़ा समय समय बता दीजिए, काफ़ी फार्मर खरीफ में उलझ अच्छा, जाएंगे। अच्छा, अच्छा।
खरीफ का मतलब है कि आप जनरली जून से लगाना शुरू करते हैं, कुछ फार्मर मई में भी लगा देते लेट हैं। लगता है जो। हाँ, जो लेट जी लगता है तो मई, जून, जुलाई तक भी खरीफ का जो सोइंग है वो चलती है। जी ठीक, खरीफ के सीजन जो मई से लेकर के जून, जुलाई तक अगर आप लगाते हैं जी। तो 8 से 10 किलोग्राम बीज की मात्रा एक उसके लिए एनफ होती है, मतलब एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए जी, पर्याप्त होती है। जी। जो अर्ली में लगाते हैं, हाँ, और जब हम नहीं, अर्ली मतलब मार्च में लगाते हैं, अच्छा, अप्रैल नहीं, में लगाते मार्च को हैं। हम वो नहीं, अर्ली नहीं बोलते हैं। हाँ जो ग्रीष्मकालीन मूंग होती है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, जो जमाव है थोड़ा कम होता है और जी। प्लांट की ग्रोथ भी थोड़ी सी कम होती है। उस समय हम जो बीज की मात्रा है थोड़ी ज़्यादा हाँ, रखते हैं, प्लांट करीब करीब पॉपुलेशन ज़्यादा रखना पड़ता प्लांट है। पॉपुलेशन को ज़्यादा रखना पड़ता है। तो कई बार फार्मर इससे उल्ट हाँ, कर जाते हैं। नहीं, अगर जो बारिश के समय लगानी है, जी, लेट जी, जा रहा है, तो उसमें तो वो सीड कम कर लेते हैं हाँ, हाँ। कि अब तो अच्छा मौसम आने वाला, हुँ, ये हुँ, वो प्रॉब्लम आ जाती हुँ, है। हुँ। अर्ली वाले में भी बहुत से फार्मर सीड कम कर नहीं, लेते नहीं, हैं, अर्ली वाले में आपको सीड हमेशा थोड़ा ज़्यादा यील्ड रखना है, प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्लांट छोटे रह जाते हैं। तो जी प्लांट से प्लांट की जो दूरी है, पौधे से पौधे की बीच की, वो जनरली 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जी तो हम थोड़ा-सा उससे सारे फार्मर ज़्यादा ही रखते हैं। जी उस केस में क्या है कि अगर आपका बीज 2 से 3 किलो ज़्यादा रखेंगे जी समर मूंग या ग्रीष्मकालीन मूंग में, तो वो अच्छा है। जी अगर आप वही सीड रेट इधर लगाएँगे खरीफ में तो फिर वो बात बनेगी जी। नहीं। इस वैरायटी के करैक्टर में बारे में बात करें कि ब्रांचेस कैसा रहता है, फलियाँ कैसे लगती हैं, पत्तों का साइज, उसमें ग्रीनरी क्या रहता है, रोगों का क्या प्रॉब्लम हाँ, रहता है? ये जो वैरायटी है, जी ये आप देख रहे होंगे, इसके पत्ते काफ़ी ग्रीन हैं जी और इसको हम बोलते हैं कि एक साथ मैच्योर होने वाली वैरायटी है। इसमें तुड़ाई वाला काम नहीं करते हैं। पहले की जो मूंग आती थी उसमें फलियों को तोड़ते थे किसान। ओके इसमें क्या है, ये सारी की सारी एक साथ ही पकेगी जी और आपको इसको एक साथ काट देना है, 2-3 दिन खेत में सुखा देना है और उसके बाद अपना बीज निकाल लेना है। जी तो ये उस तरीके की वैरायटी है। अभी हम जो भी पूसा संस्थान में काम करते हैं, कोई भी तुड़ाई वाले वैरायटी पे काम नहीं करते हैं। हम ऐसी ही वैरायटी बनाते हैं जो एक साथ पके और एक साथ उसको हम थ्रेश कर पाएँ। जी। सर कुछ वैरायटियाँ जो पहले से चल रही हैं, हुँ, देखो नॉन लेबल्ड बीज बिक हुँ, जाता हुँ, है, हुँ, जिसको हुँ, टीएल सीड बोल देते हैं, हाँ, विश्वास के नाम पे बिक हुँ, जाता है। हुँ, कोई भी ऊपर उसके वैरायटी लिख देते हैं हुँ, ब्रीडर, हुँ, हुँ, काफ़ी तरह का ऐसा सिस्टम चल रहा है मार्केट में, हुँ, हुँ, कि उसमें फलियाँ लगती हैं शिफ्टों में। हुँ, 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 एक फली में दाने हुँ, 12 दाने हैं, 10 हुँ, दाने हुँ, हैं, हुँ, दूसरी में 5 ही दाने हैं, हुँ, साइज़ का भी फ़र्क है हुँ, हुँ, और पहली पक रही है, दूसरी अभी कच्चा है और फ्लावर भी आ रहा हुँ, है। हुँ, इस स्टेज में फिर वो एक समान पका नहीं हो हुँ, पाता, हुँ, यील्ड का भी लॉस हो जाता है, बिल्कुल। जो सीड है वो श्रिंक हो जाता है, हुँ, ब्लैक पड़ जाता है। तो उसके लिए नई वैरायटी में शिफ्ट हो, तो क्या कहना चाहेंगे फार्मर के लिए? फार्मर को यही कहना है कि अभी आप नई वैरायटी लीजिए और पुराने ज़माने का वो तोड़ने वाली समस्या से निजात पाइए, जी, क्योंकि उसमें लेबर भी लगता है, कॉस्ट भी आती है और कोई आपको बहुत ज़्यादा उसमें यील्ड एडवांटेज भी नहीं होने वाला है। जी, तो वैरायटी वही लगाएं जो एक साथ पकती हों, एक जी, साथ मैच्योर होती हों, एक साथ काटिए और सीधा थ्रेश करके यील्ड ले लीजिए। जी, अब मूंग की एक खासियत ये है कि कुछ भी करेंगे, थोड़े तो मतलब फ्लावर अलग अलग टाइम पे फूल आते हैं। जी, तो कुछ जो ऊपर के पार्ट होंगे जो बाद में बनने वाले हैं थोड़े छोटे रहते हैं और नीचे जो बनते हैं थोड़े बड़े होते हैं। ये तो जी, रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे फूल एक दिन में आएँ, जी, बट उससे आपका यील्ड पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा और ऊपर के हम मानते हैं कि 1 से 2% फ्लावर जो कि उतने पॉट छोटे भी हैं, तो कोई बात नहीं, जी, इससे यील्ड पे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। तो जी, वैरायटी वही लें, जो जिसको हम इंग्लिश में सिंक्रोनस मैच्योरिटी बोलते हैं, एक हुँ। साथ पकने वाली वैरायटी लें। जी। सर इस वैरायटी के ऊपर आपने काफ़ी चर्चा की है। इस यो ये प्लॉट लगा हुआ जी, डेमो प्लॉट है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जी, काफ़ी पहले भी काम हुआ है, वैरायटी रिलीज़ हो जी। चुकी है, पूरा जा चुका है मार्केट हुँ, में। इसमें भी प्लांट ऊँचे-नीचे रह जाते हैं। तो फार्मर कभी कई बार घबरा जाता है कि या तो सीड मिक्स हो गया या मेरे को यील्ड में लॉस होगा। या आप जब वैराइटीज़ तैयार करते हैं तो काफ़ी मतलब लंबा समय जाने के बाद उसको एक समान बनाया जाता है। काफ़ी उसके बैक साइड में वैराइटीज़ फेल भी हो जाती हैं। तो फार्मर इसके में क्या ध्यान रखें कि इसको यील्ड मैनेजमेंट अच्छा हो? मतलब अगर वैरायटी आपकी बहुत अच्छी है, बीज सही जगह से लिया है, तो बहुत ज़्यादा आपको पौधे ऊपर-नीचे नहीं मिलेंगे। जी, आप ये मान लीजिए 1000 में से 1 या 2 पौधा है, तो उसके लिए डरे नहीं। जी, अगर आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हाँ, उनको तो निकाल दें जी, या हम लोगों के साथ आकर के थोड़ा-सा ट्रेनिंग ले लें, बता देंगे कि कैसे निकालना है। जी, लेकिन अगर आपके फील्ड में मतलब 20 से 25% पौधे ऊपर-नीचे हैं, तब जी, थोड़ा-सा चिंता का विषय है कि आपका सीड सही नहीं हो सकता है। जी, लेकिन अगर कुछ पौधे ऊपर-नीचे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ना डरें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सोइंग करते हैं, जी, जर्मिनेशन होता है, उसमें भी 2 से 3 दिन का डिफरेंस हो जाता है। वो जी, चीज़ धीरे-धीरे आगे चलती है। तो जी, आपको ज़्यादा ये समस्या थोड़ी-सी खरीफ के सीज़न में या जो बरसात वाला मौसम उसमें जब आप लगाते हैं तो दिखेगी। जी, यही जब आप ग्रीष्मकालीन मूँग लगाएँगे जिसको आप मार्च में लगाएँगे तो जी, इतनी समस्या उसमें नहीं दिखेगी। ठीक है? जी, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है। अगर आप बीज के लिए जा रहे हैं तो उन पौधों को ज़रूर निकालें। अगर जी। आप बीज के लिए नहीं जा रहे हैं तो फिर उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। सर एक मेरा ज़रूरी सवाल बनता है कि इसके ऊपर कि बहुत से फार्मर छट्टे से लगा लेते हैं, साथ में डीएपी बिजाई कर देते हैं, अगर लाइन में लगा रहे हैं।
जहाँ छट्टे लगा के भट्टे निकाल देते हैं, बेड पे लगा लेते हैं आलू वाले खेत में, जहाँ वो सुपर की बिजाई करते हैं। खादों का इसके साथ, यील्ड के साथ क्या तालमेल है, पानी का क्या तालमेल है, क्लाइमेट, इसको लविंग क्लाइमेट कौन सा है। फार्मर के बहुत ज़्यादा अच्छे खेत होते हैं, बायोमास तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, इतनी इतनी ऊंची 3-3 फुट की मूंग चली जाती है, लेकिन उसकी हरी खाद तो बन जाएगी, लेकिन यील्ड उसकी 2 क्विंटल प्रति एकड़ भी नहीं आ पाती। तो अगर कोई, जिस फार्मर का टारगेट यील्ड है 8-10 क्विंटल अच्छी क्वालिटी की मूंग लेनी है, व्हाट अबाउट यू वांट से? अगर आपको अच्छी यील्ड लेनी है तो देखिए कि ये जो मूंग एक ऐसी फसल है जिसके कि रूट में या जड़ों में राइजोबियम का एक बैक्टीरिया होता है, तो वो नाइट्रोजन तो खुद ही फिक्स करता है। जी तो इसमें यूरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप एक सिंपल सा सीधा सा बात दिमाग में रखिए कि अगर 1 हेक्टेयर एरिया है तो 100 केजी डीएपी डालना है और कुछ नहीं डालना है। मतलब ठीक है। 40 किलो हाँ, एकड़ का। हाँ 40 किलो हाँ। एकड़ का डालना है अगर DAP। आपकी पिछली फसल आलू है, हाँ। जिसमें पहले से बहुत ज्यादा डीएपी डाला हाँ। हुआ है, तो बहुत से फार्मर मैंने देखे वो बिल्कुल। डीएपी डालते भी तो नहीं है, नहीं भी डालने से चलेगा, चल जाएगा। तो भी चलेगा, लेकिन यूरिया नहीं डालें। यूरिया अगर किसी ने डालने का बहुत लग रहा है, कोई कमी है, तो 20 किलो से ज़्यादा कभी भी नहीं डालें। सर जैसे इसलिए राइजोबियम भी एक इस तरह का कल्चर है जो रूट में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन खुद ही इनटेक लाई देता करके है, ही प्लांट को प्लांट को फूड खुद बैंक दे बना रहा के होता देता है। है। तो तो उसमें नाइट्रोजन हमको अलग से डालेंगे तो उसका नुकसान होगा। नुकसान हो जाता है। फिर अच्छा। जो आप बोल रहे हो कि प्लांट बड़ा होने लगता है, उसी कारण से होता है। आपने जी आपको लगा कि राइस में डाला जी या गेहूं में डाला तो इसमें भी हम यूरिया डाल दें। जी यूरिया नहीं डालिए, मैक्सिमम आप कर सकते हैं डीएपी डाल दीजिए। जी वो भी बस आपका जो 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालिए। जी। और अगर पहले आलू जैसी कोई ऐसी फसल इसमें तो बहुत डालने कुछ की डाला जरूरत हुआ है भी तो नहीं वो है। भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सिर्फ सीड ट्रीटमेंट करके। हाँ। सीड ट्रीटमेंट किससे किया जाए? सीड ट्रीटमेंट तो बेबिस्टीन से आप कर लीजिए 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, जी। वो बस एकदम परफेक्ट है जैसे सीड बायो ट्रीटमेंट। के अभी टीके आते हैं, राइजोबियम आता है, हम्म, जहाँ कोई और कंसोर्शियम कल्चर वगैरह आते हैं, हम्म। क्या उससे भी बढ़िया उससे भी कर रिजल्ट? सकते हैं। अगर जी जैसे कि आपकी फील्ड में किसी फील्ड में देखा गया कि राइजोबियम बहुत अच्छा नहीं होता है तो कर दिया, तो वो एक अच्छी यील्ड और भी देगा। जी ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप एक फंजीसाइड वाला ट्रीटमेंट जरूर करें। जी। ठीक है, बेबिस्टीन का 2 ग्राम पर केजी सीड के साथ। पर केजी की सीड के साथ। एक चीज़ और जो अभी जी आप बोल रहे थे, जी। प्लांट लंबा क्यों हो जाता है। हम्म। देखिए, मूंग को अगर आप खरीफ में कर रहे हैं या रबी में मतलब समर में कर रहे हैं, ग्रीष्म में मूंग करें या जी खरीफ मूंग करें, दोनों ही स्थितियों में आपका जो प्लांट्स और पौधे से पौधे के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी बट बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि वो दूरी बना नहीं पाते हैं, जी और जैसे ही हल्की सी बारिश हो गई 2 बार, तो प्लांट एकदम ही बड़ा हो जाता है, हमारे जी कंधे तक आ जाएगा। जी तो आपको लगेगा कि फसल तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन फिर उसमें फूल और जो बीज बनना है वो फलियां नहीं बनती हैं। जी। तो फिर आप सिर्फ देखेंगे कि अच्छी फसल है लेकिन बीज नहीं है। तो मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें उसका बहुत लंबा होना जरूरी नहीं है, जी। उसमें ब्रांचिंग का होना और फूल का एक साथ आना सबसे सर ज्यादा इस एक बार और देखा गया है, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी, जी। जितने ज्यादा नोड बनेंगे ऊपर की साइड में, तो उतनी ज्यादा वहां पे गुच्छों में फूल आते हैं और वो फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। फार्मर कई बार रॉन्ग क्रॉप प्रैक्टिस करता है, जैसे आपने पहले बताया कि यूरिया ज़्यादा नहीं डालना है। अगर मान लो किसी के पास, चलो बारिश तो किसी कंट्रोल में नहीं है, कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि सैंडी सॉइल में, लाइट सॉइल में इसको बिजाई किया जाता है। लेकिन आलू वाले खेत अगर अच्छी मिट्टी के हैं तभी बिजाई कर लेते हैं फार्मर, वो मॉइस्चर काफ़ी होल्ड कर लेती है, अर्ली ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। अगर नीचे यूरिया नहीं डालना है तो ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जितनी भी आपकी जो पल्स ग्रुप की क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, जी इसमें यूरिया की उतनी कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। ओके। बहुत बहुत आप 10-20 केजी, मतलब 20 केजी यूरिया डालना है तो डाल दीजिए जी अगर कमी है तो। यस। नहीं तो राइजोबियम अपना काम कर लेता है। जो डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम डीएपी बोल रहे हैं, हाँ उसमें हमारा इतना नाइट्रोजन है कि आपकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है। पूरी कर दी। बल्कि ये ऐसी क्रॉप है मूंग की जो अगली फसल में भी करीब करीब 40 किलो यूरिया खेत में छोड़ के जाती है। जी हाँ, इसने लेना तो दूर की बात है, हाँ, तो पैदा करके और जाती छोड़ है, के जाती तो आपको अलग से देने की अलग से जरूरत नहीं देने है। ये की तो जरूरत नहीं आगे आने वाली फसल का भी यूरिया कम है, कर काफी देती कम है। कर देती है। जी सर, जैसे हमने देख रहे हैं कि काफी मूंग के अलग अलग वैरायटीज के ट्रायल लगे हुए हैं। संदीप जी इधर आप इसको कवर कर लीजिए साथ के साथ कि सर कोई लाइन पीली है, कोई लाइन बहुत अच्छी है, ये क्या सिस्टम है? इसके ऊपर हर रोज कुछ ना कुछ देखते हैं, जो नोट करते हैं, लेकिन फार्मर क्या है, ऐसा लगता है कि इनकी तो डिपार्टमेंट वालों की मूंगी ऐसी खराब हो रखी है, ये हमें क्या अच्छा सीड देंगे। ये बहुत एक जी, रॉन्ग जी, जी। मिथ बन चुका है, आप जी। इसको डिस्क्लोज करें। देखिए, हम जब भी कोई भी चीज़ करते हैं, जब जी। आप एक तरफ वैरायटी देखते हो जिसमें बिल्कुल भी ये कोई रोग रिफाइंड हो नहीं चुका है। वो ये आती इधर से ही है। जी जब तक हमारे खेतों में रोग नहीं होगा, हम ऐसी लाइन लगाते हैं इसमें कि रोग आए, हाँ फिर
फिर उस रोग के साथ-साथ में भी दूसरी लाइन लगाते हैं, इसमें बिल्कुल रोग नहीं होगा। जो जैसे कि नई आप अभी फील्ड में देख चल रही सकते है। हैं कि एक लाइन ऐसी है जिसमें कि पूरा रोग है, जी। बगल वाले में एक पत्ती में भी नहीं है। तो हाँ। ये हमारा एक, इसको आप ऐसे जैसे अभी आप शुरू में बोल रहे थे फैक्ट्री जैसा है। हुँ। हम यहाँ से पूरी टेस्ट करते हैं कि हाँ, ये इस लाइन में रोग है, ये लाइन ठीक है। फिर जी। यहाँ से वो सेलेक्ट होगा और कई सालों तक चलने के बाद वो एक वैरायटी की तरफ बढ़ेगा। जी। तो अगर हमारे खेतों में ये रोग नहीं होगा, जी। तो हम कभी समझ ही नहीं पाएँगे कि हमारी लाइन, क्या इसमें सच में रोग नहीं है जी। या किसी कारण से ये मतलब बच गई है। जी। तो हम अपनी लाइन को किसी भी तरीके से बचाने नहीं देना चाहते हैं, हम उसमें जी। इतना रोक डालते हैं कि उसके बाद जो बच गई है वो सच में, उसको एक अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोलते हैं। जी। मतलब उसमें वो क्षमता है कि इसमें अब रोग नहीं आएगा। जी। वैसे भी ये रोग कम से कम करीब-करीब हमने देखा है कि ये जो पीला मोज़ेक वायरस रोग है, 10 साल तक एक वैरायटी में हम बचा ले जाते हैं, फिर वो जी। टूटती, फिर नई वैरायटी आती है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। जी। लेकिन अगर किसी भी फील्ड में जो आप ब्रीडिंग फील्ड देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी की, उसमें ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगा तभी अच्छी लाइन आएगी। जैसे जी। आप सामने देखिए, एक लाइन में कुछ भी नहीं है, बगल वाली लाइन में है। हाँ। तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा है जी। जिसके कारण कि ये लाइन रेजिस्टेंट है। अब आगे इसको हम एज़ ए वैरायटी लेके जाएँगे। जी। सर ये आप ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वैरायटी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस करती है। उसको सभी को सेम क्लाइमेट मिल रहा है। सब कुछ एक साथ लगा हुआ ये है। वैरायटी रिफाइंड है, रिफाइंड है। नोटिफाइड है, इसको भी साथ में सेम ही क्लाइमेट मिल रहा है, सेम एकदम ट्रीटमेंट वैसे ही हुआ। दिया हुआ है। तो ये वैरायटी के बारे में हम खुल के पहले चर्चा हुँ। की है। ये एंड जून की आप बता रहे थे सोइंग हुई है। हार्वेस्टिंग ये कब हो जाएगी? बस इसका इस सीज़न में जब हम लगाते हैं तो 70 दिन के अंदर-अंदर ये मैच्योर मैच्योर हो जाएगी। जाती है। बिल्कुल, बस अब लेकिन क्लाइमेट जब पका के तमे क्लाइमेट है वो 5-7 दिन हाँ, ज़्यादा 5-7 दिन का एडजस्टेबल आगे-पीछे हो जाता है। एडजस्टेबल है। जी। लेकिन अगर वही हम ग्रीष्मकाल में लगाएँगे या मार्च जी। में लगाएँगे तो 60 से 65 दिन में ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जी। जाती है। सर पूरी दुनिया में वैराइटीज़ डेवलप होती रहती हैं। जी। सीड को मल्टीप्लाई करने का टाइम एक मतलब पूरी दुनिया में पास ही 1 साल में 335 दिन होते हैं। मूँग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 60 दिन 70-80 दिन में हुँ, पूरा अपना हुँ, सीड टू सीड सीड ले टू लेती सीड। है, सफिशिएंट है। इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। हुँ, हुँ। अच्छी वैराइटी है उसको और कहीं लगा के हम उसके कर और सकते करैक्टर नोट करके इसको जल्दी-जल्दी तैयार कर सकते हैं। ये वैराइटी 2018 में आई, 2017-18 में। हाँ, 17-18 हाँ, में। 18 तो कितने साल काम किया होगा इसके ऊपर? कोई भी कितनी वैरायटी वैराइटी इसके साथ में फेल हो गई होगी इसको सेलेक्ट करने में? कोई भी वैरायटी जो जी, आती है, आप ये समझिए कि कम से कम 8 साल तो काम हुआ है, तभी ये वैरायटी कम आती से है। कम। कम से कम। जब हम पहला क्रॉस हाँ, बनाते हैं। अगर आपने इसको 2017-18 में दिया है, हाँ, लेट्स सपोज आपने 2018 मार्च में हाँ, दिया है इसको, हाँ। लेट्स फा सपोज किसानों को पहली एग्जांपल। बार मार्च में मिली। हाँ, ये नोटिफ़ाई हुई 17 में, लेकिन फिर जब नोटिफ़ाई हुई तो हमने बीज बनाया। हाँ जी। 18 से ये किसानों के खेत में लगनी शुरू हुई। जी, मतलब उसकी आर&डी में पूरा रिकॉर्ड रहता है, हाँ। कहाँ पे लगी, क्या सोई, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्रॉप्स अलग-अलग एरिया में लगती हैं, अलग-अलग एरिया में क्लाइमेट अलग है, फार्मर की क्रॉप प्रैक्टिस अलग है, बिल्कुल, पानी अलग है, उनका टाइम ऑफ सोइंग भी अलग है, सीड रेट भी अलग है, यील्ड भी अलग है। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी एरिया में ये अच्छी चल रही अच्छी है, चल रही है। पहले से अच्छी हाँ, चल रही है। नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी चल रही है। जी, लेकिन इसकी वैरायटी के जो फेल वैराइटीज़ हैं, हुँ, हुँ। वो कई बार मार्केट में चले हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ। जहाँ वो मार्केट में पहले चल रही होती हैं, ये कामयाब होगी, उन्होंने उसी के ऊपर इसका लेबल लगा दिया कि हमारे पास भी ये वाली है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फार्मर को थोड़ा उसके बारे में गाइड करें कि क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन की है। आपको दिन रात में वो काम चेंज नहीं कर पाएँगे। अगर हुँ, एक काम इसका बिजाई के समय सीड ही गलत हुँ, हुँ। सेलेक्ट हो गया, तो आगे कोई बात बनने वाली है नहीं बिल्कुल। यील्ड की। देखिए, अब बीज का तो एक ही आपके पास सब किसान भाई को बोलना चाहूँगा, आप जी, जहाँ से खरीदते हैं, वो एक सही स्रोत होना चाहिए। जी, एनएससी एक सही स्रोत है। जी, और अगर आप नॉर्थ इंडिया के साइड के हैं, दिल्ली आसपास के किसी भी क्षेत्र के हैं, जी, लाइक बिहार भी हो, उत्तर प्रदेश हो, तो पूसा संस्थान से ही बीज को लें। जी, पूसा संस्थान में आएँ, मेले में आएँ, या हमारे जो सीड प्रोडक्शन यूनिट इंचार्ज हैं, उनको कॉन्टैक्ट करें, आपको बीज मिल जाएगा। जी, तो बीज का जो सोर्स है, अगर वो गलत नहीं हुआ, तो आपका 90% जो समस्या है, उसका समाधान हो गया। फिर आगे सिर्फ ये आपको मैनेज करना है कि कोई कीड़ा आ रहा है, कैसे रोकना है, कोई डिजीज़ आ रही है, कैसे रोकना है। लेकिन जी, अगर आपने बीज किसी गलत स्रोत से ले लिया, फिर आपका वो पूरा का पूरा सीज़न चला जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जी। सर जैसे आपने पहले भी बोला, जैसे चर्चा तो काफ़ी लंबी हो रही है इसके ऊपर। मुझे लगता है हम एडिट कर लीजिएगा। मूँग का पूरा ऑपरेशन ही कर रहे हैं इस हाँ, बार कि जैसे ये वैरायटी तो पूरा ठीक है, अच्छा काम कर रही है। हुँ, अब जो आप बता रहे थे कि हुँ, और वैरायटी भी हुँ, इसके ऊपर जो पाइपलाइन में है, बिल्कुल। क्योंकि इससे भी अच्छे हुँ, किसी अगर बिल्कुल। क्रॉप में करैक्टर देखे हुँ, जाते हैं इसी हुँ, सेगमेंट हुँ, में, तो फार्मर के लिए वो बेनिफिशियल है। बिल्कुल। देखिए, तो हुँ, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। हुँ, लेकिन आप क्या होप करते हैं, इससे भी अच्छी वैरायटी यहाँ पे हुँ, काम चल रहा है? हुँ।
देखिए कोई भी वैरायटी हो किसी भी क्रॉप में हो, जी उसके एक मतलब समय है, लाइक 10 से 12 साल अच्छी चलती है, कोई कोई ज़्यादा चलती है। जी तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि जैसे अब इसमें है, अगर रोग आ जाए अचानक तो हमारे पास कोई दूसरी वैरायटी होनी चाहिए। जी तो अभी इस पिछले साल एक ये वैरायटी रिलीज हुई है, जी ये उसको बोल रहे हैं पूसा 1641, ये भी मूंग की वैरायटी है। जी अभी फाइनल नोटिफाई अभी इस बार हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज है, जी लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली सब जगह ये चलेगी। तो चलेगी। इसके बाद ये आ गई, उसके बाद आगे की पूरी जो हमने सीरीज लगाई हुई है जी कि कोई भी वैरायटी, जैसे पूसा विशाल एक समय थी करीब 20 साल अच्छा चली, फिर जी उसमें रोग आने लगा, वो आएगा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होता है, जी फिर हमें नई वैरायटी चाहिए। जी इसी तरीके से हम एक एक वैरायटी को पूरा लास्ट तक लगाए हुए हैं। जी अगर इसमें कुछ आएगा, जैसे अभी तो 18 से देखिए 22 हो गया, तो 4 साल इसका भी हो गया है, जी 10 साल तक तो कोई चक्कर नहीं है, अच्छी करेगी। जी फिर एक दूसरी तैयार है, फिर उसके आगे एक पूरा, जैसे फैक्ट्री में आपके पास प्रोडक्ट होता है, वैसे ही प्रोडक्ट चलता रहता है, और नया क्रॉसिंग इधर हो रही है और पूरा पीछे तक लगा हुआ है। तो सर हमको हमेशा ही एक वैरायटी गड़बड़ होती है से पहले ही दूसरी अच्छी वैरायटी दे देंगे। सर हम चलते चलते बात करते हैं, इन वैरायटी को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी हाइब्रिड सीड भी आ चुके हैं, लेकिन मूंग का कोई हाइब्रिड सीड नहीं आया हुआ है और आएगा भी नहीं, ऐसा ऐसा होप है कि कर लिया जाता है कि इतने गंदे सीजन में, इतने वायरस वाले सिस्टम में भी, बारिश के बुरे मौसम में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर कुछ एरिया में कोई प्लांट ऐसे निकल के सामने आए हैं क्रॉप में जिनमें करैक्टर वो करैक्टर मिल रहा है, नेचुरली वो चेंज कर चुके हैं अपने आप को, तो वो उस सेगमेंट में आप प्लांट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ाते हैं। उस प्लांट के सीड को आप सिलेक्ट करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करते हैं, उसमें ब्रांचेस का, पत्तों का, रूट का जो पूरा सिस्टम आप एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मतलब वैरायटी तैयार करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर को आप सिलेक्ट करते हो? वैरायटी के लिए जी 2 चीज़ सबसे ज़रूरी है, एक जी तो है कि उसमें उत्पादन आना चाहिए, जी और दूसरा डिजीज नहीं होनी चाहिए। जी अगर उसमें कोई रोग आने लगा, रोग रोधक क्षमता नहीं है और जी यील्ड नहीं है, तो उस लाइन का कोई मतलब नहीं है। जी तो हम, पहला काम होता है हमारा क्रॉस बनाना है, मतलब दो जी लाइन को क्रॉस करना है जी जो दोनों अच्छी हों। एक जी हो सकती है कि अच्छी होगी किसी मतलब यील्ड में, जो हम्म, अच्छा उत्पादन दे रही है, दूसरे में रेजिस्टेंस हो जी सकता है कि उसमें उत्पादन अच्छा नहीं हो। जी तो ऐसे 2 लाइन को क्रॉस करते हैं, अभी हमारा पूरा क्रॉसिंग प्रोग्राम चल रहा है, जी और वहाँ से फिर जिसको हम F1 बोलते हैं वो बनता है। जी ठीक है, फिर ऐसे ही F1, F2, F3 अलग-अलग जनरेशन में जाता है। F6, F7 जो है, आप ऐसे समझिए कि जी 6-7 साल के बाद जो जी बीज हमें मिलने लगता है, फिर उसको हम ऐसे ही टेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर टेस्ट हो रहा है कि उसमें डिजीज़ आ रही है, नहीं आ जी रही है, और उसका उत्पादन क्षमता कितनी है। फिर ये हमारा एक टेस्टिंग में जाता है, जिसको ऑल इंडिया टेस्टिंग बोलते हैं, जी एक्रिप। वहाँ से फिर ये पूरे के पूरे देश के लिए रिलीज़ होती है। तो जी इस पूरी प्रक्रिया में करीब 7 से 8 साल लगता है। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि इसमें हाइब्रिड क्यों नहीं है? जी हाइब्रिड हर क्रॉप में नहीं आप कर सकते हो। हाइब्रिड उसी क्रॉप में हो सकता है जिसमें कि एक हम मेल स्टाइल लाइन की बात करते हैं। जी तो मूँग एक ऐसी क्रॉप है कि इसमें अभी ऐसी कोई लाइन है नहीं, हम लोग ढूँढ रहे हैं। जी कभी अगर ऐसी लाइन मिली किसी को, पूरे देश, पूरे मतलब पूरे विश्व में अभी तक नहीं मिली है। जी वो एक मतलब समस्या है इसको नहीं करने की। अगर जी वैसा कुछ मिलता है तो ज़रूर इसमें भी कभी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी संभव नहीं है। जी जैसा कि राइस में, या आप देखते हैं धान में, व्हीट में मस्टर्ड ऐसी में लाइन, आ चुका मस्टर्ड है। में ऐसी लाइन है। तो एक मेल स्टाइल लाइन चाहिए, जिसके कारण कि ABR, जिसको आप अभी बता रहे थे, वैसी लाइन अगर होगी तभी हो सकता है। जी वैसी लाइन अभी तक पूरे विश्व में किसी को मिली नहीं। अगर मिलेगी तो शायद कभी आने वाले समय में इसमें भी हाइब्रिड की बात हम सोच सकें, जी अभी नहीं। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਜਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू। ਸਰ।